हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो एनजीओस क्या होती है? एनजीओस कैन बी डिफाइंड एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो रेज करती है फंड अपने मेंबर्स से, डोनर्स से, कंट्रीब्यूटर से, अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डोनेशन ऑफ टाइम, एनर्जी, स्किल्स। वो लोगों से ना पैसे मांगती है, फंड्स रेस करती है, रेदर देन उनसे उनका टाइम, एनर्जी और स्किल मांगना फॉर अचीविंग देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स लाइक इम्पार्टिंग एजुकेशन, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, इकोनॉमिक असिस्टेंस टू पुअर, मैनेजिंग डिजास्टर्स एंड एमरजेंट सिचुएशंस। दैट इज़, एक तो ये हो सकता है ना, एनजीओ आके किसी एक पर्सन को बोले कि आप प्लीज़ आओ और हमारे लिए ना इन कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। नहीं, वो ये नहीं करती। वो पहले जाएगी किसी एक पर्सन के पास, बोले कि आप हमें थोड़े पैसे दो ताकि हम एक टीचर हायर कर सकें जो हमारे भी आप पे बच्चों को फ्री में पढ़ाए, मतलब हम उन्हें पे करेंगे और वो बच्चों को फ्री में पढ़ाएगी। तो ये एनजीओज रेस करती है फंड। और इसी वजह से जो इनकी डेफिनेशन होती है ना एनजीओ की, वो इंक्लूड करती है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी हेल्थ एंड वेलफेयर एजेंसीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स, रिसर्च फाउंडेशन एट्सेट्रा। तो आपको पता होगा कि ये सब जो भी जगह है यहाँ पे आपको जाके पैसे देने होते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप हमें फंड्स दो, फिर हम इन फंड्स का यूज़ करके आगे लोगों की हेल्प करेंगे। एंड ऑब्वियसली जो भी सर्विसेज ये एनजीओज प्रोवाइड कराती हैं ये बहुत ज़्यादा वाइड है। कोई एक या दो सर्विस नहीं है, बहुत सारी सर्विस है। इसलिए हर एक सर्विस को एक स्मॉल डेफिनेशन में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इंडिया में ऑपरेट कर रही कुछ एनजीओज के एग्जांपल है चाइल्ड रिलीफ एंड यू, नॉराड, यूनिसेफ, गुड होली, विद्या, कंसर्न इंडिया फाउंडेशन एट्सेट्रा। अब इनमें हर एक के नाम ना भी याद हो तो एटलीस्ट दो नाम तो याद रखना। देखो, हमें हमारे साइड से ना ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि छोटी सी छोटी भी चीज़ पूछी जाए तो हम उसका आंसर लिख सकें। एक चैप्टर के, एक टॉपिक के एक पॉइंट को उठा के भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका भी आंसर लिख सकें। अब ये जो एनजीओज है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट हो सकती है। लाइक ये इनकॉर्पोरेट हो सकती है एज सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो वहीं ये एज ट्रस्ट भी रजिस्टर कर सकती है खुद को अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडिया ट्रस्ट एक्ट, या किसी भी दूसरे लॉ के अंदर जिसके बेसिस पे ये फॉर्म हो रही है। लाइक एज अ कंपनी ये काम करना चाह रही है तो ये सेक्शन 8 में रजिस्टर होंगी। एज ट्रस्ट में ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर होगी। पर ऐसा नहीं है, अगर कोई एनजीओ ऑपरेट कर रही है और एज अ सोसाइटी ऑपरेट कर रही है तो उसे इनकॉर्पोरेट होना ज़रूरी है, इस एक्ट के तहत उसे रजिस्टर होना ज़रूरी है। नन ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्ट वारंट अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर देम फॉर एन एनजीओ। पर इस लाइन का ना अभी आप जो आगे पढ़ोगे उसके बाद कोई वर्थ नहीं रह जाएगा। पता है क्यों? पढ़ो। क्योंकि लिखा है, अगर कोई एनजीओ है जो क्रिएट हुई है एज ट्रस्ट, और ट्रस्ट रिलेट करता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से वर्थ मोर देन सच अ बिग अमाउंट 100 रुपीज़, दैट इज़ एनजीओ क्रिएट हुई है ट्रस्ट और उस ट्रस्ट के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका प्राइस है, जिसका वर्थ है मोर देन 100 रुपीज़। तो उसके ऊपर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू हो जाता है विद सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसके तहत उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा। दैट इज़, कोई ऐसी एनजीओ है जो ट्रस्ट की तरह रजिस्टर हुई है, उसके पास 100 रुपये के भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो ही उसे रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसे रजिस्टर होना होगा। अब चलो, ये तो कुछ चीज़ के वर्थ के बेसिस पे बात हो गई। फिर कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं, लाइक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पे उनका खुद का एक पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, सच एज बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जिसके तहत वहाँ पे ऑपरेट कर रही हर एक चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर होना होगा अंडर द स्पेसिफिक पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। और बहुत से केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे उन्हें कंपल्सरीली रजिस्टर करना होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। मतलब आपने एक तरह से जो ये लाइन पढ़ी इसका अब कोई रेलेवेंस रह नहीं गया है, स्पेशली फॉर ट्रस्ट्स। अब ये जो भी एनजीओज ऐसी होती है जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उन्हें मेंटेन करने होंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अंडर एक्रूअल बेसिस, जो कि रिक्वायर्ड होता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट। और अगर उन अकाउंट्स को एक्रूअल बेसिस में मेंटेन नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, आप वायलेट कर रहे हो प्रोविजन को कंपनीज एक्ट का।
बाकी जो ऐसे NGOs हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर कंपनीज एक्ट, उनके ऊपर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, वो जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, एक्रूवल या कैश। अब NGOs को पैसा कैसे मिलता है, उनके सोर्सेज क्या हैं फ़ंड के, और कहाँ वो अप्लाई करते हैं, कहाँ वो स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन फंड्स को। तो ये ना बिना पढ़े भी बहुत से बच्चे एग्जैक्टली बता सकते हैं। अब एक ट्रस्ट को, एक NGO को कैसे पैसा मिलेगा, उसे कैसे रिसोर्सेज मिलेंगे, या तो उसे लोग गिफ्ट देंगे। अब आपको लग रहा होगा NGO को कौन गिफ्ट देता है, तो अगर NGO एक भी इवेंट ऑर्गेनाइज करती है ना, तो मैं आपको बता दूं उसमें, उस इवेंट में आने वाले ऑलमोस्ट लोग उस NGO को पैसे दे के जाते हैं, फंड्स दे के जाते हैं, गिफ्ट दे के जाते हैं, डोनेशन से, ग्रांट से, या वो फंड रेज करेंगे बाय प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजमेंट, या अपने मेंबर्स से फ़ीस लेंगे, टेक्निकल असिस्टेंस फ़ी लेंगे, जो भी सर्विस वो रेंडर कर रहे हैं उसके लिए फ़ीस लेंगे, सेल ऑफ प्रोड्यूस या पब्लिकेशन एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों से आती है एक NGO के पास फंड। अब जो हमने अभी यहाँ पे डोनेशन और ग्रांट पढ़ा, अगर वो डोनेशन और ग्रांट जो एक NGO ने रिसीव की है वो प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन है, तो हम उसे एस कैपिटल रिसिप्ट शो करते हैं और लाइब्रेरी साइट दिखाते हैं। और ये जो डोनेशन है ये हो सकती है या तो कॉर्पस कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में, या कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिवॉल्विंग फंड के ना फॉर्म में। अब ये कॉर्पस कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो कैपिटल नेचर का हो और दिया गया हो विद स्पेसिफिक डायरेक्शंस। दैट इज़ वो एक स्पेसिफिक पर्पस बता देगा, लाइक वो बोल देगा कि एजुकेशन पे ही खर्च करना है इस पैसे को, तो वो इस फॉर्म में हो सकता है एक तो आपका डोनेशन। और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिवॉल्विंग फंड, रिवॉल्विंग फंड वो फंड होता है जो एक कंपनी की या एक किसी भी फर्म, किसी भी एंटिटी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंट में अवेलेबल होता है टू फाइनेंस द ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जैसे मान लो आपने सोचा था इस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये एजुकेशन पे हम 10 लाख खर्च करेंगे, पर खर्च करते करते रियलाइज़ हुआ कि अभी इस पे और 4-5 लाख खर्च कर सकते हैं, तो आपने फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया 5 लाख का। तो या तो आप कॉर्पस कंट्रीब्यूशन कर सकते हो या कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिवॉल्विंग फंड। अब इसी चीज़ को मॉड्यूल में कैसे समझाया गया है, एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो किया गया है टुवर्ड्स द कैपिटल, दैट इज हमने समझा था कॉर्पस कंट्रीब्यूशन वो होता है जो कैपिटल नेचर में होता है, और द कॉर्पस ऑफ एन NGO इज नोन एज कॉर्पस कंट्रीब्यूशन। अब इस वर्ड कॉर्पस का मतलब है ना एक पार्ट, एक हिस्सा, इस NGO का एक हिस्सा। और डोनर्स को डोनेट करते वक्त ये जनरली स्पेसिफाई करना होगा, ये रिक्वायर्ड है कि उन्हें स्पेसिफाई करना होगा कि वो जो भी डोनेशन और ग्रांट दे रहे हैं वो क्या कॉर्पस का पार्ट बनेगा या नहीं। और ऐसे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो जनरली दिए जाते हैं विद रेफरेंस टू टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय NGO। ऑल्सो सेक्शन 11(1)(d) ऑफ कंपनीज एक्ट 1961 ये कहता है कि कोई भी ऐसी इनकम जो इन द फॉर्म ऑफ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन की गई है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या होगा, दैट कि जो आपने कंट्रीब्यूशन दी है वो फॉर्म करनी चाहिए एक पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। अगर ऐसी कोई इनकम है तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। दैट इज़ मान लो आपने कमाए 40 लाख, इसमें से उठा के आपने 1 लाख दे दिया डोनेशन में, और आपने ये स्पेसिफाई किया कि ये यूज़ होगा एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, तो फिर अब कैलकुलेशन में, इनकम टैक्स एक्ट में कैलकुलेशन में आपकी ये इनकम यूज़ नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी कंपटीशन में। रिवॉल्विंग फंड का एक मतलब ये भी है ना वो जो घूमता रहे, वो जो ऑपरेटिंग साइकिल आपने पढ़ी है ना कुछ वैसा। तो ऐसी रिवॉल्विंग फंड पे कंट्रीब्यूट करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो रोटेट कर पाए अपनी मनी को, अपने अमाउंट को, बाय गिविंग टेम्पररी लोन्स फ्रॉम द फंड्स टू अदर NGOs। दूसरे NGOs को आप टेम्पररी लोन्स दे रहे हो या उन बेनिफिशरीज को दे रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, उनके प्रोजेक्ट के लिए, फिर उन लोन्स को आप रिकवर कर रहे हो ताकि आप आगे और किसी को दोबारा फिर से टेम्पररी लोन दे पाओ। और जो ये टेम्पररी लोन्स हैं अगर इसमें आप किसी भी तरह का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो किसी बेनिफिशियरी से उस टेम्पररी लोन में, तो या तो आप उसे ऐड बैक कर सकते हो रिवॉल्विंग फंड में ही, या आप उसे क्रेडिट कर सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दैट इज़ अभी तक आपके पास रिवॉल्विंग फंड था 1 लाख, आपने लोन दिया, जब आपके पास वापस आया तो अब वो आपके पास है 1.1 लाख, दैट इज़ 1,10,000।
तो अब आप चाहो तो आगे नेक्स्ट जब लोन दो तो ये 1,10,000 का अमाउंट यूज़ कर सकते हो, या आप तब भी 1 लाख दो, ये जो 10 लाख आपने अर्न किया है उसे आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दो। पर ये किस तरीके से शो करना है ये डिपेंड करता है उन रेस्ट्रिक्शंस पे जो लेट किए गए हैं बाय अथॉरिटी प्रोवाइडिंग द कंट्रीब्यूशन, या उन रूल्स और रेगुलेशन से जो लेट किए गए हैं बाय द कंसर्न्ड एनजीओ इन दिस रिगार्ड। और अगर ऐसी कोई डोनेशन और ग्रांट है जो आपने रिसीव की है फॉर एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, तो ऐसे ग्रांट्स और डोनेशन की प्राइमरी कंडीशन यही होती है कि जो एनजीओ इसे एक्सेप्ट कर रही है वो परचेज करे, कंस्ट्रक्ट करे या एक्वायर करे उस एसेट को जिसके लिए ये ग्रांट लिया गया है। अब ज़रूरी नहीं है इन्हें हमेशा कैश में ही कंट्रीब्यूशन मिले, कभी काइंड में भी मिलता है। लाइक जब आप स्कूल में थे, आप अनाथालय या ओल्ड एज होम ये सब जगह गए होंगे कपड़े बांटने, खाना बांटने, कुछ लोग अभी भी जाते होंगे। तो कुछ एनजीओज ऐसी है जो रिसीव करती है कंट्रीब्यूशन इन काइंड, लाइक लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट एट्सेट्रा, या बुक्स, फूड्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, क्लॉथ्स, बैट्स, रॉ मेट फॉर ट्रेनिंग पर्पस। लाइक कुछ एनजीओज ऐसे होते हैं जहाँ पे सिलाई बुनाई सिखाई जाती है, तो अब सिलाई के लिए कपड़ा कहाँ से आता है, लोग डोनेट करके जाते हैं, दो लोग वहाँ दे के जाते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया कि इनकी सोर्सेज ऑफ फंड क्या होती है। अब सोर्सेज तो पता चल गई। एप्लीकेशन ऑफ फंड, द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फॉर एन एनजीओ इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, प्रोग्राम प्रोजेक्ट एक्सपेंस, चैरिटी डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन गिवन एट्सेट्रा। कभी कभी आपने सुना होगा एनजीओ ने डोनेट की, एनजीओ ने कंट्रीब्यूट किया, या उन्होंने कुछ चैरिटी का काम किया। अब तुम्हारे पास डोनेशन इकट्ठे करते 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 10 लाख आ गए, सबसे पहले क्या करोगे? अब ये एनजीओ का सेटअप करोगे ना, पहले स्टैब्लिश करोगे तो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट लगेगी, फिर उसे रन करने के लिए ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लगेगा, फिर जो भी चीज़ कर रहे हो उसे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम्स कुछ प्रोजेक्ट्स करने होंगे, कुछ इवेंट्स कंडक्ट कराने होंगे। फिर इवेंट में करोगे क्या? चैरिटी करोगे, डोनेट करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये अभी हमने समझा कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ एनजीओ और साथ में उनके सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। ना उनसे रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट। तो इस पूरे 3 लाइन में बस ये लिखा है कि उन एनजीओस के लिए जो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर सोसाइटीज़ एक्ट, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, या वो रजिस्टर्ड होते हैं एज ट्रस्ट या अंडर एनी लॉ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्ट इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, उनके लिए ऑडिटर अपॉइंट करता है मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी और ट्रस्ट, दैट इज़ उस सोसाइटी का मैनेजमेंट। जैसे एग्जांपल ले लो गोकुल धाम सोसाइटी, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ये पैसे लेते हैं अपार्ट फ्रॉम टाइम, स्किल एंड ऑल। क्या करती है गोकुल धाम सोसाइटी, जैसे इन्हें ना किसी प्रोग्राम के लिए स्पीकर चाहिए, तो ये जेठालाल को ये नहीं बोलेंगे कि अपनी दुकान से स्पीकर ला दो। ये जो मेंटेनेंस चेक लेते हैं हर साल, ये बोलेंगे सबको, जिसमें जेठालाल भी होगा, कि चलो सब 10,000 भरो, ये मेंटेनेंस चेक आया, ये सबसे 10,000 आए, अब इस पैसे से जाके ये स्पीकर खरीद रहे हैं। तो एनजीओज ये करती है, वो पहले फंड रेज करती है। लाइकवाइज अब इन्हें अपनी सोसाइटी के लिए ऑडिटर बुलवाना है, तो ये लोग एक मीटिंग बैठाएंगे, ये जो भी मैनेजमेंट है। आपने देखा होगा पोपटलाल, अय्यर और भीड़े बैठते हैं साथ में मैनेजमेंट के तौर पे, तो ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन ऑडिटर आना चाहिए। तो वहीं जो ऐसी एनजीओज हैं जो रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उनके लिए ऑडिटर अपॉइंट करते हैं उन कंपनी के मेंबर्स। फिर कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं लाइक कंपनीज एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जो रिक्वायर करते हैं, जो बोलते हैं कि एनजीओ के ना अकाउंट्स को ऑडिट होके सबमिट हो जाना चाहिए प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ के पास। जैसे कि आपको इनकम टैक्स एक्ट से ना कुछ एग्जम्पशन लेनी है अपनी इनकम टैक्स में, तो आपको पहले अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे और फिर आपको उनके पास जाके उन्हें सबमिट करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, फेल हो जाते हो ऐसा करने पे, तो ये लीड होगा, ये माना जाएगा कि आपने फॉरफीचर किए कुछ सर्टेन एग्जम्पशंस की। दैट इज़ अगर आप ये काम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप सबमिट नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ सर्टेन एग्जम्पशंस नहीं दी जाएंगी, उनकी जो बेनिफिट्स है आपको वो नहीं मिलेगी। और ऐसे एनजीओस पीडीएस के केस में कुछ डिफरेंट स्टैट्यूट्स ने स्पेसिफाई की है सर्टेन ऑडिट रिपोर्ट्स, लाइक जो हमारा FCRA है 2010, उसने प्रेस्क्राइब किया है एक फॉर्मेट
और वो रिक्वायर करता है कि ये जो भी फॉर्मेट में है उनकी ऑडिट रिपोर्ट, उनके अकाउंट्स बनाए जाने चाहिए और फर्निश किए जाने चाहिए टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद इन द 60 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ बाय May 30 ईच ईयर. नाउ वाइल प्लानिंग द ऑडिटर में कंसंट्रेट ऑन द फॉलोइंग. अभी तक हमने समझा कि ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, कौन से टाइप की एनजीओ के लिए, और कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं अगर उसके तहत आपको कोई बेनिफिट चाहिए, एग्जम्पशन चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा. नाउ अब ऐसी एनजीओज़ की ऑडिट प्लान करते वक्त ऑडिटर को किन चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहले तो ऑडिटर के पास नॉलेज होनी चाहिए एनजीओ के काम की, उसके मिशन और विजन की, वो कौन से एरिया में ऑपरेट कर रहा है, किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है, इस बात की. अब जब उसे उसका काम, मिशन, विजन, उसके ऑपरेशन हर एक चीज़ पता चल गई तो उसे पता चल जाएगा कि इस पे कौन से स्टैट्यूट्स एप्लीकेबल हैं. तो फिर उसके पास नॉलेज होनी चाहिए उन स्टैट्यूट्स की, और साथ में उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है अपनी इस नॉलेज को विद रिगार्ड टू रिसेंट अमेंडमेंट, सर्कुलर, जुडिशियल डिसीजन, किसी भी तरह की चेंजेस आ रही हैं अगर उन किसी भी एक्ट्स में, लाइक FCR एक्ट 2010 या सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट, तो उनसे रिलेटेड अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है. ऑल्सो साथ में उसे रिव्यू करना है कि क्या लीगल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें रिव्यू करनी है. साथ ही साथ उसे रिव्यू करना है एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स को, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम गाइडलाइंस को, फंडिंग एजेंसीज रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मेट्स, बजटरी पॉलिसीज इफ़ एनी, दैट इज़ उसके फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उन सबको रिव्यू करना है. एंड देन उसे एग्ज़ामिन करनी है मिनट्स बोर्ड मीटिंग की, जनरल मीटिंग की, मैनेजिंग कमेटी की, ताकि वो ये समझ पाए कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उनका क्या इम्पेक्ट होगा हमारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे. फिर उनके अकाउंटिंग सिस्टम को समझो, प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल चेक्स जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं उन हर एक चीज़ों को समझो. एंड आफ्टर दैट जो हम एक नॉर्मल ऑडिट में भी करते हैं, हम सेट करेंगे एक मटेरियलिटी लेवल फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स. देन क्या नेचर और टाइमिंग होनी चाहिए रिपोर्ट की और किस तरीके से वो रिपोर्ट कम्युनिकेट होनी चाहिए. फिर ये चेक करो कि क्या वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है एक्सपर्ट्स का, उनकी रिपोर्ट्स देखो. और अगर पिछले साल ऑडिट हुई है तो रिव्यू करो प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट को. दैट इज़ इससे हमें ये समझ आता है कि एक एनजीओ की ऑडिट कहीं ना कहीं नॉर्मल जो हमने अभी तक ऑडिट पढ़ा है उससे सिमिलर होती है, क्योंकि हम ये सारे प्रोसीजर्स ऑडिट करते वक्त परफॉर्म करते हैं. फिर हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम होगा वो इंक्लूड करना चाहिए एक सीक्वेंस में हर एक एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर को, ताकि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि कोई भी मटेरियल आइटम ओमिट नहीं हुआ है. फर्म जो भी कंट्रीब्यूशन या ग्रांट रिसीव कर रही है टुवर्ड्स कॉर्पस उसे हम वाउच करेंगे, चेक करेंगे, दैट इज़ टैली करेंगे विथ वो लेटर्स जो डोनर ने आपको प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि अगर कॉर्पस के लिए है तो उन्हें उस पर स्पेसिफिकली ये शो करना होगा. देन जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न की है उसे हम कैसे चेक करेंगे, तो उसे हम चेक करेंगे विद इन्वेस्टमेंट रजिस्टर एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स इन हैंड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जितना इन्वेस्टमेंट शो करोगे उसी के बेसिस पे तो इंटरेस्ट इनकम होगी. इन्वेस्टमेंट में शो कर रहे हो 10 लाख और इंटरेस्ट इनकम हो रही है तुम्हारी 20 लाख पे, ये पॉसिबल है क्या? नहीं. देन रिजर्व्स, फॉर रिजर्व्स आप वाउच करोगे उन अमाउंट्स को जो ट्रांसफ़र किए गए हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स विथ जो डोनर के लेटर हैं उनसे, और साथ ही साथ जो बोर्ड की रिजोल्यूशन है ऑफ एनजीओ. साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या जो भी ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट है जो ट्रांसफ़र की, जो सोल्ड की गई है, जो सेल की गई, दैट इज़ ऐसी कोई एसेट है जिसे बेच दिया गया है तो उसकी ग्रॉस वैल्यू को ट्रांसफ़र किया गया है या नहीं कैपिटल रिजर्व से जनरल रिजर्व में, और उससे रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट की गई है या नहीं ड्यूरिंग द ईयर. देन ईयर मार्क्ड फंड्स. ईयर मार्क्ड फंड्स क्या होते हैं? ऐसे फंड्स जो एलोकेट किए गए हों प्रैक्टिस में एक एंटिटी में, अ गवर्नमेंट या इंडिविजुअल, जहाँ पे वो सेट करे एक डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ फंड टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक गोल. दैट इज़ आपने पहले से ही डिटरमाइन कर दिया कि हम एजुकेशन में 10 लाख ही खर्च करेंगे, इससे ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे, और ये 10 लाख एजुकेशन पे ही खर्च करेंगे. इसे बोलते हैं ईयर मार्क्ड फंड. इसके लिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट चेक करो डोनर्स इंस्टीट्यूशन की.
फिर उनके बोर्ड रिजोल्यूशन देखो, रूल्स रेगुलेशन ऑफ द स्कीम्स देखो ऑफ ईयरमार्क्ड फंड्स। फिर उनकी प्रोजेक्ट या एजेंसी बैलेंस को टैली करना है तो आप जितने भी उन्होंने डिसबर्समेंट एक्सपेंडिचर्स की हैं उन्हें चेक करो कि क्या वो एज़ पर एग्रीमेंट है विद डोनर्स ऑफ ईच ऑफ द बैलेंसेस। जैसे किसी ने आपको ओल्ड एज होम में ला के दिए 10,000 रुपये, बोला कि इन्हें एक अच्छा बेड ला के दो। किसी ने 10,000 ला के दिए, उसने बोला इन्हें अच्छा खाना दो। कोई ला के बोल रहा है कि इन्हें अच्छे कपड़े दो। अब मान लो यहाँ पे 5,000 ही बचे हैं अभी, तो आप ये चेक करोगे कि पहला तो इन्होंने कहाँ पे क्या स्पेंड किया है, इस पे एक पीस पे इन्होंने कितना स्पेंड किया है और क्या ये एज़ पर एग्रीमेंट है या नहीं। क्या पता जिसने फूड के लिए पैसे दिए उसने बोला हो कि इन्हें वेजिटेबल्स, अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स ला के खिलाओ, इन्हें फ्रूट्स ला के खिलाओ, ये उस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं या नहीं। और लोन्स को तो क्या ही चेक करोगे, लोन्स को आप चेक करोगे उनके लोन एग्रीमेंट्स के साथ, काउंटर फॉइल ऑफ रिसिप्ट्स इशूड के साथ। और फिक्स एसेट लिए तो आपको वाउच करना होगा हर एक एक्विजिशन, हर एक सेल, डिस्पोजल, इंक्लूडिंग किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन हुआ है एंड द ऑथराइजेशंस फॉर द सेम। साथ ही साथ चेक करो डोनर के लेटर को, एग्रीमेंट को फॉर द ग्रांट। क्यों? क्योंकि अभी हमने उससे अभी कुछ देर पहले ये पढ़ा है कि जब हम ग्रांट या डोनेशन रिसीव करते हैं किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए तो हमें पैसे वहीं खर्चने होते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में चेक करो टाइटल। फॉर इन्वेस्टमेंट्स चेक करो उनके इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को, इन्वेस्टमेंट्स जो फिजिकली रखे गए हैं, और ये इंश्योर करो कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये एनजीओ के ही नाम पे हैं। फर्दर ये भी वेरीफाई करो कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स की गई हैं वो अप्रूव की गई थी बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और वो रेफरेंस में है इन द बैंक अकाउंट्स फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जब हम बैंक अकाउंट देखते हैं। तो नाउ फॉर कैश इन हैंड आप क्या देख सकते हो? सबसे पहले तो फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो कैश इन हैंड को, इम्प्रेस्ड बैलेंस को एट द क्लोज ऑफ द ईयर एंड वेदर इट टैलीज विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट इज़ पहले आप काउंट करोगे, काउंट करने से आपके पास दिखे 10,000, फिर जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हो तो आपको वहाँ पे भी बैलेंस दिख रहे हैं, हाँ कैश अभी हमारे पास होना चाहिए 10,000। एंड फॉर बैंक स्टेटमेंट यू विल चेक BRS और साथ में सर्टेन करते चलोगे डिटेल्स को कुछ ओल्ड आउटस्टैंडिंग और अनएडजस्टेड अमाउंट्स के। एंड फॉर इन्वेंट्री वेरीफाई करो इन्वेंट्री इन हैंड और ऑब्टेन करो सर्टिफिकेट फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर द क्वांटिटीज एंड वैल्यूएशन ऑफ द सेम। देन हमें चेक करने होंगे प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो चेक करो कि क्या एग्रीमेंट है, वेरीफाई करो उस एग्रीमेंट को जो है बिटवीन द डोनर कंट्रीब्यूटर जो सपोर्ट कर रहा है पर्टिकुलर प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को, और उसकी बेसिस पे ये सर्टेन करो कि जो भी कंडीशंस है विद रिस्पेक्ट टू द अंडरटेकिंग ऑफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, और इसी के साथ ही साथ अकॉर्डिंगली ऐसे प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स के केस में जो इन्वॉल्व करते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को, ये इंश्योर करो कि जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट किया गया है, डिपॉजिट भी कर दिया गया है और रिटर्न्स भी फाइल कर दी गई है। और वेरीफाई करो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देन वी विल चेक स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। इसके लिए आप क्या वेरीफाई करोगे कि जो भी प्रोविडेंट फंड है, लाइफ इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस है, उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो डिडक्ट किए गए हैं, कंट्रीब्यूट किए गए हैं और डिपॉजिट कर दिए गए हैं विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। और इसके साथ ही साथ हम चेक करेंगे कुछ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सच एज पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एट्सेट्रा। अब ये तो हो गई खर्चों की बात। नाउ द रिसिप्ट ऑफ इनकम ऑफ एनजीओ मे बी चेक्ड ऑन द फॉलोइंग लाइन्स। कंट्रीब्यूशन को कैसे चेक करोगे? किसी भी कंट्रीब्यूशन ग्रांट को जो आपने रिसीव किया है फॉर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स, तो सबसे पहले चेक करो एग्रीमेंट विद डोनर्स और क्या ग्रांट लेटर्स मिले हैं, और इंश्योर करो कि जो भी फंड्स रिसीव किए गए हैं वो अकाउंट भी किए गए हैं। दैट इज अगर 10 लाख रिसीव किए गए हैं तो 10 लाख शो भी हो रहे हैं। फिर ये भी चेक करो कि जितनी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट्स है वो डिपॉजिट कर दिए गए हैं इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट एज नोटिफाइड अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। दैट इज़ अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिली है तो आप वहाँ पे कंप्लाई कर रहे हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट का। देन रिसिप्ट्स फ्रॉम फंड रेजिंग प्रोग्राम्स। इसके लिए सबसे पहले वेरीफाई करो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, उसकी डिटेल्स को चेक करो और ये असरटेन करो कि वो कौन लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन के लिए इस फंड्स के, और किस मोड में ये फ़ंड रिसीव किए जाएंगे।
और फिर इसके बेसिस पे ये इंश्योर करो कि जो भी कलेक्शंस हो रही है वो काउंट की जा रही है और डिपॉजिट की जा रही है बैंक में डेली। उसके अलावा एनजीओ किस चीज़ से पैसे कमा सकता है? मेंबरशिप फीस से, जिसके लिए आप चेक करेंगे जो भी फीस आपने रिसीव की है विथ मेंबरशिप रजिस्टर, और इंश्योर करोगे प्रॉपर क्लासिफिकेशन की गई है उनके एंट्रेंस और एनुअल फीस से और लाइफ मेंबरशिप फ़ीस के बीच। दैट इज़ आपने शो किया हमने फ़ीस रिसीव की है टोटल इस बार 10 लाख की, तो आपको ये 10 लाख को बाइफरकेट करके भी शो करना होगा। एंट्रेंस फ़ी क्या है, एनुअल फ़ीस क्या है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस क्या है, और उन्हें रिकनसाइल करो उन फ़ीस के साथ जो आपने रिसीव कर ली है विथ फ़ीस टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो इस साल रिसीव करी जानी चाहिए थी और क्या आपने रिसीव की है, ये रिकनसाइल करो। एंड फॉर सब्सक्रिप्शंस, चेक करो सब्सक्रिप्शन रजिस्टर को, जो भी रिसिप्ट इशू की गई है उनको रिकनसाइल करो। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव की गई है उन्हें विथ प्रिंटिंग एंड डिस्पैच ऑफ करस्पॉन्डिंग मैगजीन, सर्कुलर और पेरियोडिकल्स, और साथ ही साथ चेक करो इन सब्सक्रिप्शन के रेट शेड्यूल को। एंड ऑब्वियसली फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हम क्या चेक करेंगे कि ये रिसीव हुआ है, एंड जो भी रिसीवेबल है विद इन्वेस्टमेंट्स वो हेल्ड किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। और यहाँ हमारा ऑडिट ऑफ एनजीओ ख़त्म होता है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बिकॉज हमने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ी है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ी है। बट अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर। अब सोल ट्रेडर कौन होता है? कोई भी एक नॉर्मल दुकानदार जिसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उसे अपनी अकाउंट्स ऑडिट करानी ही करानी है। तो ऐसे केस में बहुत से इंडिविजुअल्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना ऑडिट कराते हैं ड्यू टू सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स सच एज इन्वेंटरी ब्रोकर्स और ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक फॉर अप्रूवल ऑफ लोन्स। जैसे ये एक सोल ट्रेडर है, इसे लोन चाहिए तो अब इसे ऑडिट करानी होगी। ये पहले ऑडिट नहीं कराने वाला था बट जस्ट बिकॉज अब इसे लोन चाहिए और इसे बैंक ने बोल दिया है कि हमें पहले आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, हम तभी आपको लोन ग्रांट करेंगे। अब इन सोल प्रोप्राइटर्स के केस में ऑडिटर अपॉइंट कैसे होते हैं? सो यहाँ पे तो कुछ काम झाम ही नहीं है क्योंकि इनके ऊपर कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई ऑब्लिगेशंस ही नहीं है। सोल प्रोप्राइटर अपना ऑडिटर खुद अपॉइंट करता है, और इन केस ऑडिटर चेंज किया जा रहा है तो ये ड्यूटी होती है इनकमिंग ऑडिटर की, दैट इज़ ये ड्यूटी होती है नए ऑडिटर की, वो कम्युनिकेट करे विथ प्रीवियस ऑडिटर। और ये सोल प्रोप्राइटर ये भी डिटरमाइन कर सकता है कि क्या स्कोप होगी ऑडिट की एज वेल एज कंडीशंस अंडर विच इट विल बी कैरिड आउट। दैट इज़ फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडर आपके पास आएगा और बोलेगा कि मुझे तो सिर्फ पार्शियल ऑडिट करानी है, दैट इज़ कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं कुछ अकाउंट्स के जो मुझे चेक नहीं कराने हैं, या उसे सिर्फ ऑडिटर से फाइनल स्टेटमेंट चाहिए अकाउंट्स का। वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि ऑडिट उसे क्या कंटिन्यूसली चाहिए या सिर्फ एट द एंड ऑफ द ईयर चाहिए। दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपको बैंक ने कहा कि हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए तो उसी के बेसिस पे हम लोन देंगे। अब लोन से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें होती हैं, हम ये चेक करेंगे जैसे आपका प्रॉफिट कितना है, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रही है, और उन्होंने एक दो चीज़ बोल दी तो आप ऑडिटर के पास जाके बोल रहे हो आप सिर्फ इतनी चीज़ों को लेके ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो। और ऐसे केसेस में, ऐसे कंसिडरेशन में ये डिज़ायरेबल होता है कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ऑडिटर का उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन हो, वो राइटिंग में हो, जो क्लियरली डिफाइन करेगी क्या स्कोप है उसके काम का जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑडिटर कैरी आउट करेगा। इससे क्या होगा, इससे हेल्प होगी आपको टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कल को सोल ट्रेडर उठ के बोल दे नहीं नहीं मैंने तो बोला ही नहीं था आपको ये चेक करने आपने क्यों किया। इसलिए ये जो भी एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो राइटिंग में होना चाहिए जो क्लियरली बताए कि क्या स्कोप है एक ऑडिटर के काम का यहाँ पे। अगर ऑडिटर का काम राइटिंग में नहीं होगा, उसका अपॉइंटमेंट राइटिंग में नहीं होगा, तो ऑडिटर को खुद फिर लिख के देना होगा उसके क्लाइंट को एक्सप्लेनिंग द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज़। और ऐसा करते वक्त वो अपनी लिमिटेशंस भी बताएगा अगर कुछ है जो उसके काम पे लगाई गई है टू ऑब्टेन क्लाइंट्स कंफर्मेशन। लाइक सोल ट्रेडर ने बोल दिया आपको जिस तरीके से काम करना है, जो आपकी स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, आप वो करो, मैं बस इतना कह दे रहा हूँ कि मैं आपको अपने क्लाइंट से बात करने नहीं दूंगा, मैं आपको उनसे कंफर्मेशन लेने नहीं दूंगा। तो फिर आप अपनी एक राइटिंग में उन्हें लेटर दोगे जिसमें आप अपनी ड्यूटीज़, अपने स्कोप बताओगे और साथ ही साथ आप ये लिमिटेशन भी वहाँ मेंशन करोगे। और अभी हम आगे जो भी एडवांटेज और ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वही सेम टू सेम एडवांटेजेस और ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप।
सो लेट्स स्टार्ट ऑडिट ऑफ फर्म। अब फर्म्स के केस में कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को? या तो फर्म्स के लिए ऑडिटर अपॉइंट करते हैं उनके खुद के पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन जो वो ले रहे हैं, या वो कंप्लाई करते हुए अपॉइंट करते हैं विद द कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दैट इज़ या तो जो 4 पार्टनर्स हैं ना वो चारों मिलकर डिसाइड करेंगे कि मिस्टर एक्स ही आना चाहिए हमारे पास एज अ ऑडिटर, CA एक्स, या हो सकता है उन्होंने एग्रीमेंट में लिख रखा हो ये जो 4 लोग हैं ना, ये ABCD, इनका एग्रीमेंट कुछ ऐसा हो कि हमारे फर्म के लिए ऑडिटर हमेशा D लेकर आएगा, तो इसे जिसे भी ऑडिटर बना के लाना है, CA Y CA Z जिसे भी, ये उसे लेकर आएगा। तो इस तरीके से होगा ऑडिटर अपॉइंट। और उसकी क्या रेम्यूनरेशन होगी ये भी उसके पार्टनर से डिसाइड करेंगे। और यहाँ में भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो क्लियरली बताए कि क्या नेचर और स्कोप है ऑडिट की जो कैरी आउट करी जाने वाली है, और क्या पर्टिकुलर्स हैं उन लिमिटेशंस की अगर कोई उन पे लगाई गई है तो। और अगर ऑडिटर चेंज किया जा रहा है तो ये इनकमिंग ऑडिटर की ड्यूटी होगी कि वो कम्युनिकेट करे प्रीवियस ऑडिटर के साथ। तो ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो वो पर्टिकुलरली ये इंश्योर करेगा कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छी तरीके से अप्लाई करे गए हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं बाय ICAI। और अगर जो फर्म है वो ऑडिट इसलिए करवा रही है क्योंकि उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, वो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायर्ड है बाय एनी स्टैट्यूट कि उन्हें तो ऑडिट करानी ही होगी, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्वालिफाई कर देगा रिपोर्ट को अगर उसे किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस दिख रहा है विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अल्टरनेटिवली ये कर सकता है कि वो सिर्फ डिस्क्लोजर दे देगा नॉन कंप्लायंस का ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी सफिशिएंट हो सकता है कुछ केसेस में विदाउट मेकिंग इट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन। अब डिपेंड करता है ना किस तरीके की मिस्टेक है, ये जब आप परफॉर्म करोगे तो समझोगे। अभी के लिए आपको ये समझना है फर्म्स में ऑडिटर जाके ये चेक करता है कि उन्होंने अच्छी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया है या नहीं, और अगर वो किसी लॉ के तहत रिक्वायर्ड थे ऑडिट कराने को तो ऐसे केस में अगर उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है तो फिर आप या तो उनकी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दोगे या सिर्फ उसे ही एक ज़रिया बनाने का रिपोर्ट क्वालिफाई करने के लिए के बजाय आप एक डिस्क्लोजर बता सकते हो, एक डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर सकते हो कि इन्होंने कंप्लाई नहीं की है, रेदर देन गिविंग अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो कंसिडर कर लिए जाने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट? तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और उसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो एज रिगार्ड्स द फॉलोइंग मैटर्स। इन कुछ फॉलोइंग मैटर्स को लेके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा है और क्या प्रोविजंस दिए गए हैं ये हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहला तो किस नाम में, क्या नाम से और किस तरीके से ये बिज़नेस कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज़ आप क्लाइंट के बिजनेस को समझ रहे हो। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ़ एनी दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, आपने सुना होगा कुछ पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, कुछ टाइम लिमिट के लिए होती है, तो अगर किसी टाइम लिमिट के लिए ये पार्टनरशिप है तो उसका ड्यूरेशन क्या है। अब आप उनकी पार्टनरशिप डेट पढ़ रहे हो तो आप ये देखोगे कि क्या अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच मेंबर ईच पार्टनर, क्या वो फिक्स है या वो वेरी करता है ईयर टू ईयर। द पीरियड एट द एंड ऑफ विच द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप विल बी क्लोज्ड पीरियोडिकली, और साथ ही साथ किस प्रपोर्शन में प्रॉफिट बांटे जाएंगे अमॉन्ग द पार्टनर्स, या अगर किसी भी तरह का लॉस है तो वो कैसे कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और आपने जब 11th-12th में पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो आपने गारंटीज़ पढ़ी होगी, वहाँ कुछ ऐसी गारंटी होती है कि अगर लॉस हुआ तो सिर्फ देखो अगर ABC है पार्टनर्स तो सिर्फ A और B बियर करेंगे, C बियर नहीं करेगा, बल्कि C को तो गारंटी है कि इतना प्रॉफिट तो तुम्हें देंगे ही देंगे। तो ऐसे केस में ये चेक करो कि क्या लॉसेस बॉर्न करने हैं बाय द पार्टनर्स या सिर्फ कोई एक या दो ही पार्टनर उन्हें बियर करेंगे। फिर क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, कैसे मेंटेनेंस किए जाने वाले हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो तो हमें ध्यान में रखने ही हैं विच मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जो अवेलेबल होंगे डिवीजन के लिए अमॉन्ग द पार्टनर्स, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऑल्सो the period within which the accounts can be reopened for correcting a manifest error। अब आप एक पॉइंट तक ही तो एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एडिट कर सकते हो, अब 2020 की अकाउंट्स उठा के आप बोलो आज हम एडिट करेंगे, ये हो सकता है क्या। फिर बोरोइंग कैपेसिटी क्या है पार्टनरशिप की,
वेर इट इज़ नॉट इम्प्लाइड एज इन द केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग फर्म। जो भी नॉन ट्रेडिंग फर्म्स हैं उनकी बोरोविंग कैपेसिटी क्या है, क्या रेट पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा कैपिटल पे, लोन पे प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स, और क्या रेट पे ये चार्ज किए जाएंगे ऑन देयर ड्राइंग्स एंड करेंट अकाउंट्स। इन शॉर्ट समझ लो कि हमें पूरी पार्टनरशिप डेट समझनी है। फिर ये भी देखो, पार्टनरशिप डेट देख के आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि क्या कोई भी सैलरी से जो पेएबल होगी किसी पार्टनर को, या किसी भी तरह का विड्रॉल है जो परमिटेड है अगेंस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट। जैसे एक पार्टनर है वो विड्रॉ कर सकता है, पर कितना विड्रॉ कर सकता है, 10,000, 20,000, कितना। फिर पार्टनर्स की ड्यूटी क्या है एज रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, और साथ ही साथ ये देखो कि इनमें से ऐसा कौन सा मेंबर है जो एक्ट करेगा एज मैनेजिंग पार्टनर, कौन सा पार्टनर होगा जो ऑपरेट करेगा बैंक अकाउंट को फर्म के, और जो भी सरप्लस फंड होंगी पार्टनरशिप के पास वो कैसे इन्वेस्ट की जाएगी, क्या लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस है जिस पे एग्री किया गया है, और क्या ऐसे राइट्स और पावर्स हैं पार्टनर्स के पास, एंड ऑन देयर इम्प्लाइड अथॉरिटी टू प्लेज द फर्म्स क्रेडिट और टू रेंडर इट्स लायबल। दैट इज़ क्या लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस राइट्स और पावर्स हैं पार्टनर्स के पास टू प्लेज द फर्म्स क्रेडिट या टू रेंडर इट्स लायबल। अब एडवांटेजेस क्या होती है ये ऑडिट कराने की पार्टनरशिप फर्म की। सबसे पहला तो ये डिस्प्यूट सेटल करने पे हेल्प करती है। अब जब एक बार आपने पूरी पार्टनरशिप डेट समझ ली, फिर आप ऑडिट करोगे तो आप ये चेक करोगे ना कि यहाँ पे जो भी चीज़ की गई है परफॉर्म, वो पार्टनरशिप डेट के बेसिस पे ही की गई है। इसलिए जो ये ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं ना, ये प्रोवाइड कराते हैं कन्वीनियंट और रिलिएबल मीन्स ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर। दैट इज़ अगर ABCD 4 पार्टनर्स हैं, इनके बीच में किसी भी मैटर को लेके लड़ाई हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया कि नहीं मुझे तो इतना प्रॉफिट मिलना था, तुम्हें इतना कैसे मिल गया, तो ये सेटल करने पे हेल्प कर सकती है हमारी ऑडिटेड अकाउंट्स। दैट इज़ जो पॉसिबिलिटी है किसी भी तरह के डिस्प्यूट के अकर होने की, वो मिटिगेट हो जाती है, दैट इज़ वो कम हो जाती है। और इस कंसिडरेशन में ये यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है बाय द पार्टनर्स कि वो बाइंडेड होंगे इस ऑडिटेड स्टेटमेंट से। दैट इज़ वो ये नहीं बोल सकते कि ऑडिटेड स्टेटमेंट गलत है, वो बाइंड है, अब इससे एक बार वो ऑडिट हो गई तो अब वो उससे मुकर नहीं सकते, अनलेस जब तक किसी भी तरह का मैनिफेस्ट एरर ना ला दिया जाए नज़र पे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड सब्सिक्वेंट टू द अकाउंट्स हैविंग बीन साइंड। देन ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्प करती है डिसोल्यूशन के वक्त, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट, डेथ के वक्त, जिससे रिलिएबल एविडेंस बना के दिखाया जा सके फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट्स ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर या द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट और गुडविल। अब कोई आके बोल रहा है कि नहीं, जैसे किसी की डेथ हो गई, अब उसके बदले कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है फर्म के पास कि मुझे उसकी अब जो भी शेयर है वो दो, वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 10% शेयर है और ये अड़ के बैठे हैं नहीं मुझे तो 50% चाहिए। तो ऐसे केस में हेल्प करती है हमारी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स टू प्रूव दैट कि उसके पास कितने शेयर्स हैं एक्चुअली में। फिर अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं तो वो रिलिएबल हो जाते हैं, दैट इज़ अब जब लोन लेने जाओ तो बैंक आपको बोलती है कि हमें ऑडिटेड चाहिए। तो अब ऐसे केस में अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं तो बैंक उन पर रिलाई कर सकती है और आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है। एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव परचेजेस में भी काम आते हैं एज एविडेंस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। देन जहाँ ये रिटायरमेंट और डेथ के केस में काम आते हैं, वहीं ये एडमिशन के केस में भी काम आते हैं। ये हेल्पफुल होते हैं इन नेगोशिएटिंग टू एडमिट अ पर्सन एज अ पार्टनर, स्पेशली व्हेन दे आर अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। एंड ऑल्सो जो हमारी कंट्रोल की सबसे बड़ी एडवांटेज है ऑडिट की, कंट्रोल। An audit is an effective safeguard against any undue advantage being taken by a working partner. That is a moral check on employees जो हम पढ़ते हैं ये वही लिखा है, बस यहाँ पे एज हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो ये उस लैंग्वेज में लिखा है। और पार्टनर्स स्पेशली इन केस ऑफ दोज पार्टनर्स हु आर नॉट एक्टिवली एसोसिएटेड विद द वर्किंग ऑफ द फर्म। ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो स्पेशली कंसिडर किए जाने चाहिए इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। कंफर्म करो कि जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो साइन किया गया है बाय पार्टनर, ड्यूली ऑथराइज किया गया है, वो क्लियरली स्टेट कर रहा है कि क्या नेचर और स्कोप है ऑडिट की, कंटेम्पलेटेड बाय द पार्टनर्स, स्पेशली अगर किसी भी तरह की लिमिटेशन लगाई गई है अंडर विच ऑडिटर शैल हैव टू फंक्शन। दैन उनके पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करो उनके मिनट बुक्स को, टू रिकॉर्ड द पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय पार्टनर्स, स्पेशली वो मिनट्स जो रिलेटेड हैं
टू ऑथराइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेजिंग ऑफ लोन, परचेज ऑफ एसेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स या ऐसे कोई भी मैटर्स जो रूटीन नेचर के नहीं है। देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, वेरीफाई करो कि जो बिजनेस में ये पार्टनरशिप एंगेज है वो ऑथराइज की गई है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या किसी भी एक्सटेंशन या मॉडिफिकेशन में जो एग्री किया गया है हर एक से। फिर उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करो, एग्जामिन करो कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं एज रिजनेबल और उन्हें कंसिडर किया जा रहा है एडिक्वेट इन रिलेशन टू द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज़ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सही है। फिर म्यूचुअल इंटरेस्ट को चेक करो, वेरीफाई करो कि किसी भी पार्टनर का इंटरेस्ट सफ़र नहीं हुआ है प्रेजुडिशियली बाय एनी एक्टिविटी इंगेज इन बाय द पार्टनरशिप, दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म की किसी भी काम से किसी भी पार्टनर का इंटरेस्ट हिंडर नहीं हुआ है या ऐसा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की गई है जो ऑथराइज नहीं थी अंडर पार्टनरशिप डीड या किसी भी तरह का वायलेशन नहीं किया गया है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ। देन प्रोविजन ऑफ टैक्सेस, कंफर्म करो कि जो भी टैक्स पेबल है उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाए गए हैं अकाउंट्स में बिफोर अराइविंग एट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिविजिबल, पहले ही प्रॉफिट डिवाइड नहीं किया गया है, पहले जो भी टैक्स पे करना है उन्हें भी अकाउंट किया गया है। देन जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स है क्या वो प्रॉपर है या नहीं, क्या वो विद इन एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या नहीं। और अभी तक हमने जो भी स्टेप्स पढ़े हैं ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप में उसे हमें इतना तो समझ आ गया ही, हमने ये तो ऑब्जर्व कर लिया है कि जैसे हम नॉर्मली ऑडिट करते हैं किसी और कमर्शियल अंडरटेकिंग का, लाइकवाइज हम यहाँ पे भी वेरीफाई करते हैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ P&L को, ताकि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि ये प्रेजेंट कर रही है ट्रू और फेयर पिक्चर को। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस ऑडिट के पीछे, तो ऑब्जेक्टिव होता है इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स को एग्जामिन करने का, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑडिट का, जिसके थ्रू अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसे के लिए ये पॉसिबल हो जाता है कि वो रिपोर्ट कर पाए पार्टनर को, वो बता पाए कि अगर किसी भी तरीके से उनमें से किसी भी पार्टनर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि फर्म किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसकी वजह से आपके इंटरेस्ट को अफेक्ट हो सकता है, या ऐसी कोई एक्टिविटी अगर फर्म परफॉर्म कर रही है जो ऑथराइज नहीं है या वायलेट कर रही है प्रोविजन को पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, तो ये सिर्फ तभी पता चल सकता है जब आप ऑडिट कराओ। तो यहाँ पे ऑडिट कराने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम पता कर पाएँ कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो इन कंप्लायंस विद प्रोविजंस है, हम किसी भी तरह का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। बाकी ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सब सॉल्व करके देखना। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे LLP एक्ट से, उसकी ऑडिट से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।